सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो जो सभी को सुखी देखना है, सभी की जो काया है, बॉडी है, उसको निरोगी बनाना है, इसी संकल्प के साथ हमारी जो ये पॉजिटिव एसोसिएशन है वो आगे चलती है। यही हमारा थीम भी है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। myself Suresh Karnatak from Almora, working as a teacher. A very warm welcome to all of you in today's Subah Savere health session. Topic of the health session: cellular nutrition and wellness series about longevity and reverse aging. Some important concepts about health and wellness. कोशिकीय पोषण और स्वास्थ्य श्रृंखला से दीर्घायु प्राप्त करना, लंबी उम्र तक निरोगी जीना और हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, यह हमारा आज का हमारा हेल्थ टॉपिक है। और इस मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में बताने के लिए, उसको कवर अप कराने के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति को मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा जो फिटनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, IITN है, माउंटेनर है, नेशनल लेवल के टेनिस प्लेयर हैं। इसके साथ साथ हेल्थ एंड वेलबींग में, फिटनेस में उनका 28 साल का लंबा अनुभव है। जिस उम्र में वर्तमान में हम देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं 40s 50s में लोग कह रहे हैं कि हमको बुढ़ापा आ गया, हम बुढ़ापे की ओर चल रहे हैं। वो हमारे लिए फिटनेस के का एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो उनको बुलाने से पहले मैं आप चाहूंगा सभी अपने वीडियोज ऑन कर लें, डायरी पेन लेकर के बैठें। ये टॉक बहुत जबरदस्त होने वाली है और हम अपनी जबरदस्त डिजिटल क्लैपिंग के साथ अपने मेंटर को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। हमारे मेंटर डॉक्टर दिनेश कंडवाल सर फ्रॉम देहरादून। वेलकम सर, स्टेज इज योर्स। Thank you so much, Surezi. Wonderful hosting. And good morning to everyone. Welcome to this wonderful morning session. So I hope I am loud and clear. Surezi? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Fantastic. Thank you so much. तो जैसा कि सुरेश जी आज बात कर रहे हैं कि हम लोग वेलनेस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स पे अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ऑलरेडी हम बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से हम सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, और वेलनेस के जितने भी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में सेलुलर रिनायंस की सीरीज में एक टॉपिक है जिसपे मैं आज बात करने जा रहा हूँ। और ये एक रिसर्च का टॉपिक है बेसिकली, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड आप नोइंगली अननोइंगली ऑलरेडी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आगे बातचीत करने के लिए अपने स्लाइड शो प्रेजेंटेशन पे जाऊंगा। So let me share my slides.
जस्ट अ मोमेंट। वैसे मेरी स्लाइड्स क्लियर हैं? परफेक्ट सर। आ, सही तरीके से आ रही है ना? यस सर, यस। ओके, फैंटास्टिक। ओके, तो बात करते हैं सेलुलर न्यूट्रिशन के बारे में। और एपिजेनेटिक्स एक शब्द यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो बेसिकली देखिए, पहले ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आपका जो जीन है, डीएनए है, वो उससे बहुत सारी चीजें गवर्न होती हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस ये कहता है कि आप जीन तो नहीं चेंज कर सकते, डीएनए चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, जो हम अपनी लाइफ में अलग अलग फॉर्म्स में देखते हैं, चाहे वो लाइफ स्टाइल डिजीज हो, कई तरह की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, तो बेसिकली वो जेनेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जो वो डिसाइड करता है कई सारे फैक्टर्स को लेकर के। तो इसका हमारे जीवन पे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह काम करता है, जो आपको मिल गया है आपके पेरेंट्स से और आपके जनरेशन से। लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है, यानी उस को चलाने के लिए जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, उस उसी को हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, कि वो कैसे चलेगा, कि जीन आपकी कैसे रिस्पॉन्ड करती है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और अगर वो उन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो उससे हमें जीवन में क्या कठिनाइयां हम फेस करते हैं, और किस तरह के लाइफस्टाइल डिजीजेस हम हमारे शरीर में आ सकती हैं, पॉसिबल किस तरह से होता है। तो वो सब चीजों पे हम बात करते हैं। आपने दो शब्द बहुत कॉमनली सुने होंगे, न्यूट्रीजेनेटिक्स एंड न्यूट्रीजिनोमिक्स। जेनेटिक्स का मतलब यह है कि हम जो भी खाते पीते हैं, जो भी हम बॉडी में अंदर डालते हैं, उस पे हमारा जीन का एक्सप्रेशन क्या है, उसका जेनेटिक किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है, किसी फूड को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है आप जो खाते हैं। और जिनोमिक्स का मतलब ये होता है कि कोई फूड आपकी जीन पे किस तरह का असर डालता है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए और प्लस इसमें और भी फैक्टर्स हैं जो जोड़ लिए जाए, तो बनता है एपिजेनेटिक्स। तो क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमारे लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जो हम बात कर रहे हैं कि हम स्वस्थ किस तरह से रह सकते हैं, सारा जो प्रयास है इस बारे में ही है। क्या हम स्वस्थ खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छे न्यूट्रिशन वाली, पोषण वाली डाइट लें, और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य में बहुत असर डालते हैं। और ये सब इम्पोर्टेंट है, केवल फूड का रोल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ बाकी के और चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें हमारे शरीर को खराब करती हैं, शरीर को एजिंग की तरफ लेके जाते हैं, और हम अर्ली एज में कई सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, और जिसको हम कहते हैं लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट। एवरेज एज तो हमारे देश में बढ़ता चले जा रहा है, अभी 70 के आसपास है, आने वाले कुछ सालों में 75 हो जाएगा एवरेज एज इंडिया की। लेकिन ये तो आपका लाइफ स्पैन है, कि भाई हम 75 साल जिएंगे, ये हमारा एक लाइफ स्पैन हो गया। लेकिन उन 75 सालों में हेल्थ स्पैन कितना है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम 35 की उम्र में ही किसी लाइफ स्टाइल डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स का शिकार हो गए हैं, जैसे कि शुगर है, अब कई लोगों को बहुत अर्ली एज में हो जाती है, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या और भी ऑटो इम्यून है, या हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, या पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, या लिवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं। कई लोगों को क्रिटिकल किडनी डिजीज बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाती है, कि किडनी हमारी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, या न्यूरो की कोई प्रॉब्लम है,
इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं, इस तरह के जो डिजेनरेटिव जो डिजीजेस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अर्ली एज में ये आ गया और उसके बाद जो आगे का, मान लेते हैं कि 75 ईयर्स है, 35 साल में हमें कोई प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई, तो आगे के जो 40 साल हैं वो हम उसको मैनेज करने में गुजारते हैं, हॉस्पिटल्स, टेस्टिंग, ड्रग्स, और फिर सही तरीके से हम कई सारी चीजों का परहेज हमें करना होता है। हम चाहते हैं खाना, लेकिन हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारी बॉडी उसको मेटाबलाइज नहीं कर रही है, उस बॉडी उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रही है, तो हमें वो चेंज करना पड़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं हम सही ढंग से अपनी जो डेली लाइफ है उसको पूरे तरह से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी इच्छाएं जो हम चाहते हैं कि भाई हम ये करें, हम एनर्जेटिक रहे, हम दिन भर एक्टिव रहे, हम वो सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं, और वो कंस्ट्रेंट हमारे को आ गया। तो 40 साल हम इसको मैनेज करने में लगाते हैं, इसको बोलते हैं डाइंग लॉन्ग, लिविंग शॉर्ट। 35 साल केवल हेल्थ स्पैन, बाकी के 40 साल जो है हेल्थ स्पैन आपका सही नहीं रहा, और इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग डाइंग, यानी लंबे तौर पे 40 साल एक प्रकार से हम डेथ की तरफ धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं? क्या हम इसको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से चीजों को समझ करके क्या हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं? और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स एजिंग, यानी आपका जो बायोलॉजिकल एज है उसको स्लो डाउन करना। क्रोनोलॉजिकल एज तो अपना चलता रहेगा, जैसे जैसे कैलेंडर चेंज होता रहेगा, हर साल हम नया साल मनाते हैं, तो अगला साल फिर आ गया। हर साल हम बर्थडे मनाते हैं, तो आज हम 40 के हैं, कल 41 के होंगे, परसों 42 के होंगे। ये तो घड़ी आपकी चल रही है, जैसे ही हम पैदा होते हैं आपकी जो घड़ी है, मीटर है, वो चालू है। लेकिन इसके साथ साथ आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी चालू हो जाता है। अब वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, यानी बायोलॉजिकल एजिंग है, उस प्रोसेस पे हम असर डाल सकते हैं। हम अपने ऑर्गन्स को एजिंग से रिवर्स एजिंग की तरफ ले जा सकते हैं, वेलनेस की तरफ ले जा सकते हैं। हम अपने सेल को रिन्यूअल की तरफ ले जा सकते हैं, यानी सेल रीजनरेशन की तरफ भी ले जा सकते हैं। ये सब आज की डेट के मॉडर्न साइंस में पॉसिबल है, समझ करके वेलनेस को अगर हम ठीक से समझते हैं तो। एंड सिकनेस से कहीं ज्यादा बेटर वेलनेस, मैं रोज ये बात करता हूँ कि हम वेलनेस पे काफी हमें काम करना चाहिए, और शरीर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और उसको इवन मेंटेन के साथ साथ उसको रिवर्स की तरफ ले जाना बहुत जरूरी है। यानी प्रयास के साथ कुछ ऐसे एफर्ट करें कि हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो उतना फास्ट ना हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो अपना बिल्कुल सही कैपेसिटी में चलता रहे। तो एपिजेनेटिक्स इसलिए मैटर करता है क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब चीज हम फेस कर रहे हैं, पुअर स्लीप, स्ट्रेस, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। आज की डेट में नींद उतनी गहरी, उतनी अच्छी, उतनी साफ नहीं है ना, पॉल्यूटेड है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट फूड हैबिट्स, ये भी बहुत कॉमन है। हमारे पास चॉइस बहुत है, हमारे पास मार्केट में जाते हैं तो सारा तरह तरह का व्यंजन भरे पड़े हैं स्टोर्स में। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तरह तरह के व्यंजन भरे पड़े हैं, हर तरह का खाना आपको उपलब्ध है, टेस्टी से टेस्टी बहुत सारी चीजें। बट एक चीज, एक सत्य है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट फूड ये बहुत कॉमन है। टॉक्सिक एक्सपोजर बढ़ गया है, ये सब जानते हैं। हमारे फूड एडिटिव्स बढ़ गए हैं, हमारे केमिकल्स बढ़ गए हैं, हमारे अनाज में, हमारे पानी में, हमारे जमीन में, हमारी हवा में, हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो भी जीवनदायक जो सामग्री है, जो न्यूट्रिशन है, उसमें टॉक्सिक एक्सपोजर काफी बढ़ गया है। ये भी हम सब जानते हैं। लाइफस्टाइल जो है आपका, वो आपके जीन को इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसा हम जीवन, आहार विहार विचार, ये जो है, ये हमारे सारे लाइफस्टाइल पे, यानी आपके जीन पे असर डालता है, जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार ट्विंस होते हैं जिसमें कि डीएनए सेम होता है, मान लेते हैं, लेकिन उनका अलग अलग हेल्थ होता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन, कि वो सोचते कैसे हैं।
आपका लाइफस्टाइल इस पे बहुत असर डालता है। तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स काफी असर डालते हैं। अब जो बेसिकली एपिजेनेटिक्स जो साइन आपका जो साइंस है, जीन का एक्सप्रेशन कैसे चाहिए, यानी जीन जीन की लैंग्वेज कैसी होती है, अच्छे से बुरी कैसे हो सकती है, आपका जो डीएनए का जो एक्सप्रेशन है, जो आपके बॉडी को चलाने के लिए आपके एनर्जी लेवल क्या है, आप स्वस्थ हैं कितना स्वस्थ हैं, आपके ऑर्गन्स किस तरह से काम कर रहे हैं, वो सब चीज इसको जेनेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, जो सेल जो रिजल्ट दे रही है आपको कि आपका सेल एटीपी जनरेशन प्रॉपर तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, चीजों को ठीक से मेटाबोलाइज कर रही है, सेलुलर रीजनरेशन की जो प्रोसेस है यानी उसको ठीक कर रही है, टॉक्सिक चीजों को बाहर ठीक से निकाल रही है, उसके अलावा अपने फंक्शंस को ठीक से कर पा रही है, पोषण को सही ढंग से एब्जॉर्ब कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, इस सब को बोलते हैं रिजल्ट। ये रिजल्ट है। और इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक एक्सप्रेशन, कि आपका जीन किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। तो एपिजेनेटिक सॉफ्टवेयर है, और ये किसी से इन्फ्लुएंस होता है, नींद, प्रॉपर नींद ना लेना, डिस्टर्ब नींद जो है, स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया, कई लोगों को प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस का जो लेवल है वो काफी हाई है, तो ये भी जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज करता है। आप जितने तनाव में रहते हैं, और स्ट्रेस को रिलीज करना बहुत जरूरी है, उसके कई सारे मेथड्स हैं, बार बार यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हो चुके हैं। देन एक्सरसाइज, ये मस्ट है जेनेटिक एक्सप्रेशंस को ट्रिगर, अच्छे जेनेटिक एक्सप्रेशंस को, अच्छे जीन एक्सप्रेशंस को ट्रिगर करने के लिए, जो कि कई सारी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल्स प्रोसेसेस को ट्रिगर करते हैं। एक्सरसाइज, ऑटोफैगी शुरू हो जाती है एक्सरसाइज के बाद, एटीपी जनरेशन, यानी आपका जो स्विच है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं एएमपी के, चालू हो जाता है, एमटॉर्क बंद हो जाता है, एक स्विच बंद होगा एक चालू होगा, अच्छा वाला स्विच चालू हो जाएगा, बुरा वाला स्विच बंद हो जाएगा। ये जो स्विचिंग होती है, ये एक्सरसाइज से काफी इन्फ्लुएंस होती है। अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके बॉडी एक अलग डायरेक्शन में काम करती है, यानी बॉडी का मतलब आपकी सेल, और सेल का मतलब आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन। तो आपका जो इन्वायरमेंट है, आप किस वातावरण में रहते हैं, आप थैंक्स गिविंग में रहते हैं, प्रेयर में रहते हैं, एफर्मेशंस में रहते हैं, आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं पूरे दिन भर, आप रिजेंटमेंट के को नहीं में नहीं रहते, आप जिसको बोलते हैं ना कि आप पूरे दिन भर आप एक एक बिल्कुल ग्रैटिट्यूड में रहना, चीजों के लिए कृतज्ञ रहना, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने और बुरी चीजों को एक्सेप्ट ना करने का फिल्टर लगाना, जैसे थॉट में फिल्टर लगाते हैं, आप कान में भी फिल्टर लगाइए, आंखों में भी फिल्टर लगाइए, ब्रेन में भी फिल्टर लगाइए, कौन सा थॉट रखना है, कौन सा थॉट आपके लिए लाइबिलिटी है, और कौन सा थॉट आपके लिए एसेट है, ये रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब वो लाइबिलिटी है। क्या उसको हम एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, गोल सेटिंग का जो थॉट है वो आपके लिए एसेट है। क्या आप एक दिन भर एक गोल में हैं, एक कार्यक्रम के अंदर हैं, एक प्रोग्राम के अंदर हैं, एक प्रोसेस के अंदर हैं ग्रोथ की, तो ये एसेट है। और दिन भर अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं, उन्हीं को बार बार बोल रहे हैं, उसी तरह की चीजों को सुन रहे हैं, उसी तरह की चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी तरह के चारों तरफ लोग हमारे हैं, और हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है वो टॉक्सिक हो गया है, तो डेफिनेटली आपकी सेल चेंज हो जाएगी, आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, और वो आपको लंबी गहरी बीमारियों की तरफ लेके जाता है। आइए बात करते हैं सेलुलर न्यूट्रिशन, सेल के लेवल का न्यूट्रिशन, है ना, इसको सेलुलर न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन जो आपके सेलुलर फंक्शंस को डायरेक्टली असर करते हैं। तो ये सेलुलर लेवल पे बॉडी की नरिशमेंट जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो सेल है वो हमारा ब्रीडिंग ब्लॉक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से बॉडी सिस्टम, और फिर हमारा स्वास्थ्य। तो सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन का रोल, और इससे क्या होता है, एक तो आपका जो न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो एनर्जी प्रोडक्शन मस्ट है, कब बॉडी को एनर्जी प्रोडक्शन में जाना है, कब बॉडी को चीजों को मेटाबलाइज करने में जाना है, ये सपोर्ट एनर्जी फंक्शन को करता है। उसके अलावा हमको इम्यूनिटी चाहिए, अच्छी तरह का मेटाबॉलिज्म चाहिए, प्रोसेस में, क्योंकि सारा का सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है, आप जो भी खाते हैं वो मेटाबलाइज होगा। कुछ चीजें हैं जो ग्रोथ में जाएगा, एनाबॉलिक्स उनको बोलते हैं, और आपका एक स्विच है बॉडी के अंदर, वो ट्रिगर करता है, जिसको एमटॉर बोलते हैं।
और जब बॉडी को एनर्जी क्राइसिस होती है, यानी फूड नहीं है, यानी आपकी बॉडी में माना फूड नहीं है, तो फिर बॉडी एक दूसरे स्विच को ऑन कर देती है, एमटॉर को बंद करके, एएमपी के जिसको बोलते हैं। और ये फिर बॉडी के वेस्ट मटेरियल को यूज करके आपके लिए एनर्जी लेके आता है। इसको बोलते हैं सेलुलर क्लिंजिंग, यानी सेलुलर लेवल पे क्लिंजिंग। इसी प्रोसेस को ऑटोफैगी भी बोलते हैं। तो यानी सेल बैड चीजों को, जो भी वेस्ट है, उसको यूज करके फिर दोबारा से सेल बना देता है। इतना जबरदस्त बॉडी है हमारी कि जो जो खराब प्रोटीन है, जो वेस्ट प्रोटीन है, जो टॉक्सिक प्रोटीन कई बार होता है, उसको बॉडी तोड़ करके उससे फिर नए फैटी एसिड, नए अमीनो एसिड बॉडी में लेके आती है, जिससे सेल नहीं बनती है। इसको सेलुलर रिजनरेशन बोलते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। उसके बाद आता है हेल्प, रिपेयर एंड रिकवरी। ये जरूरी है क्योंकि डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को इतने सारे अटैक हो रहे हैं। हम टॉक्सिक इन्वायरमेंट में है, फूड हमारा टॉक्सिक है, कई सारी चीजें हैं, ऊपर से न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट है, डिफेंस सिस्टम हमारा वीक है, तो हमारे ऊपर अटैक बहुत हो रहे हैं पूरे दिन भर। और उसकी वजह से टूट फूट काफी होती है, सेलुलर वेस्ट काफी क्रिएट हो जाता है, यानी डिजनरेशन का प्रोसेस ऑन हो जाता है। और उस डिजनरेशन के प्रोसेस को वापस रीजनरेशन के प्रोसेस में ले जाने के लिए आपको रिकवरी और रिपेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये सेलुलर लेवल पर होता है और ये सब सेलुलर न्यूट्रिशन करता है। उसके अलावा इसका जो फाउंडेशन जिसको बोलते हैं कि सेलुलर न्यूट्रिशन का क्या है, तो हेल्दी सेल्स को सपोर्ट करना जिससे हेल्दी ऑर्गन हो। हमारे अगर लिवर का सेल वीक हो गए हैं तो लिवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। लिवर सिरोसिस हो गया, लिवर का जितने फैटी लिवर हो गया, ये सब क्या है, बायोकेमिकल वेस्ट ही तो है फैटी लिवर। तो हेल्दी नहीं रहा लिवर अब। और लिवर एक ऑर्गन है, लेकिन ये किस लेवल पे हुआ, सेल के लेवल पर हुआ। मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं, हमारी बॉडी में उतनी फंक्शनिंग एनर्जी नहीं है, हम बूढ़े हो रहे हैं। तो ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस का हिस्सा है। और उसके अलावा इन्फ्लेमेशन लगातार है बॉडी के अंदर। वो इन्फ्लेमेशन अलग अलग तरह के होते हैं, सेलुलर इन्फ्लुएंस लेवल पे ही इन्फ्लेमेशन काफी होते हैं। और कई सारी जो आज की डेट है, जैसे ऑटो इम्यून एक बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन है। इसी तरह से जितना भी आप ट्राइग्लिसराइड है, ग्लूकोज या आपका कोलेस्ट्रॉल है, जितने भी हैं, ये सब इन्फ्लेमेशन का तो रिजल्ट है। ये सब इन्फ्लेमेशन ही बोलते हैं इनको। और उसके अलावा ये क्या करता है कि लॉन्जेविटी का इंप्रूव करेगा। जब इसको आप रिवर्स करेंगे तो आपकी लॉन्जेविटी इंप्रूव होगी। हम इस सेशन के लास्ट में कुछ क्यूआई कर सकते हैं अगर टाइम बचता है, इसीलिए मैं इसको आई एम टेकिंग थ्रू इट फास्ट। बट द मेन थिंग इज कि हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स करें सो दैट वी कैन हैव अ मोर क्लैरिटी अबाउट इट। तो सेलुलर न्यूट्रिशन क्या है? और ये मैं अक्सर इस शब्द को बहुत यूज करता हूँ अपनी टॉक्स में, जहां भी हम जाते हैं या पर्सनल टॉक्स में। मैं किससे ही बात करता हूँ तो मैं उनसे बात करता हूँ कि हम सेलुलर न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं ना। सेलुलर न्यूट्रिशन क्या है? सेलुलर न्यूट्रिशन में कई सारी चीजें आती हैं, ये सब आप परिचित हैं, इन्हीं को सेलुलर न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्रोटीन्स, और हम क्या यूज करते हैं, क्लीन प्रोटीन। अब क्लीन प्रोटीन और प्रोटीन्स में क्या फर्क है? देखिए, कोई भी खाना आप जब खाते हैं तो आपका बॉडी उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है डीएनए लेवल पर, ये इसको न्यूट्रिजेनेटिक्स इसको बोलते हैं। हर एक का अलग अलग हो सकता है। आप स्ट्रेस में हैं तो आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो गया, तो जो खाना आपके लिए अमृत होना चाहिए था वो आपके लिए अब पॉइजन बन गया, वही आपको विकार पैदा करने लगेगा। तो इसलिए कहते हैं स्ट्रेस में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने से पहले अपने सारे स्ट्रेस रिलीज कर दो, है ना। और इसको इसीलिए इसको सात्विक बोलते हैं कि आप अच्छे से खाना खाते समय माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि स्ट्रेस। तो अब जो भी हम खाते हैं उसका जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको मेटाबलाइज उस तरह से नहीं करती जिस तरह से होना चाहिए। प्रोटीन को टूट करके जो अमीनो एसिड्स वगैरह, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक हैं, बॉडी को रिपेयर करेगा, डीएनए को रिपेयर करेगा। उसके अलावा ये बहुत सारे फंक्शन, 100 में से 90% फंक्शन प्रोटीन करता है हमारी बॉडी में। इवन पीएच बैलेंस को भी रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, सेलुलर रीजनरेशन को रेगुलेट करता है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन के। अब यही प्रोटीन अगर टूट करके सही ढंग से नहीं मेटाबलाइज हो रहा है
तो हमारा प्रोटीन के लिए जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं है। वही प्रोटीन हमारे लिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और वो फिर अलग अलग तरह के इन्फ्लेमेशन देगा। हार्मोनल डिसबैलेंस भी दे सकता है, यूरिक एसिड भी दे सकता है, बहुत सारी चीजें देता है। ये बेसिकली डिसफंक्शन है। तो क्या है कि खाने के अंदर तो बहुत कुछ चीजें हैं, उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट रेजिस्टेंस भी हैं, जैसे मोटी दालों के छिलकों में न्यूट्रिएंट रेजिस्टेंस भी होते हैं कुछ, जो कि अब्जॉर्ब होने में मदद नहीं करते। इसलिए सोक किया जाता है कि दालों को भिगोइए, उनको ये करिए वो करिए, क्लीन करिए प्रॉपर तरीके से, ताकि आप उस प्रोसेस से बाहर निकल जाए। इसी तरह से राइस के, अब मतलब सारे अनाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेचर ने उनको दिया हुआ है, कि उनको पॉजिटिव चीजें भी दी हुई हैं, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव भी हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। कुछ न्यूट्रिशन को अब्जॉर्प्शन में वो हेल्प नहीं करते। क्लीन प्रोटीन का मतलब ये है कि ऐसा प्रोटीन जो डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से हो जाए, और जिसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो, जैसे 9 अमीनो एसिड हैं, ये बैलेंस हो। उसके अलावा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तो बॉडी कुछ बना लेती है दाएं बाएं से, इधर उधर से, लेकिन जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो बॉडी कभी नहीं बनाती, वो तो खाने से ही लेना होता है। तो क्लीन प्रोटीन का मतलब जिसके अंदर ये बैलेंस हो ऑलरेडी। तो चूंकि हम इस पे इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी क्लीन प्रोटीन में डील करते हैं। ऑल प्लांट प्रोटीन ये एक बहुत ही क्लीन प्रोटीन है, जिसके अंदर नौ एसेंशियल अमीनो एसिड और सारे जितने भी रिक्वायर्ड अमीनो एसिड हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी हैं, और जो कि इस लेवल पर हैं कि बॉडी उसको अच्छे तरह से मेटाबोलाइज कर ले, वो एनाबॉलिक्स प्रोसेस से भी गुजरे और फिर कैटाबॉलिक प्रोसेस से भी प्रॉपर तरीके से गुजर जाए। इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी जो एनाबॉलिक का मतलब है कि ग्रोथ वाली चीजें कर जाए, और कैटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि ऑटोफैगी कर जाए, यानी क्लिंजिंग, डिटॉक्स और बहुत सारे प्रक्रिया हैं सेलुलर रिजनरेशन में, वो भी वो कर जाए, वहां पे भी इसका रोल होता है वेस्ट प्रोटीन का। अब फैट एंड फॉस्फोलिपिड्स, हेल्दी फैट एंड फॉस्फोलिपिड्स ये बहुत जरूरी है। एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 6 हो गया, ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 9 हो गया, ये सारी जो फैटी एसिड है इनके अपने अपने रोल हैं, और ये आपके फूड में होने चाहिए। सेलुलर न्यूट्रिशन इन्हीं को बोलते हैं। वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं, ये एनर्जी लेवल को, इम्यूनिटी को, बायोकेमिक रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, इनहेंस करते हैं। जब इनकी कमी होती है तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है या अलग तरह से चलने लगता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट चेंज हो सकता है किसी किसी विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से। तो विटामिन एंड मिनरल्स का ये सेलुलर न्यूट्रिशन में आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ये भी सेलुलर न्यूट्रिशन में इसका काम है, कि जो फ्री रेडिकल है उसको, उसके अटैक से आपको बचाना और फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना। जो मिसाइल चल रही है आपके दिन भर, उन मिसाइल को न्यूट्रलाइज करना, है ना, ये वो सिस्टम है कि कितनी मिसाइल है और कितने हमने उनको न्यूट्रलाइज कर हवा में ही खत्म कर दिया। वो जमीन पे गिर गई तो डिस्ट्रक्शन करेंगे। यानी अगर वो फ्री रेडिकल ऑर्गन पे अटैक कर गया तो आपका ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है, यानी डेथ शुरू हो जाती है। ऑर्गन फेलियर का मतलब डेथ। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इससे पहले कि वो बुरा असर डाले उसको वहीं मार के खत्म करो। ये एंटीऑक्सीडेंट करते हैं, तो ये हमारे फूड में होना चाहिए। फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनका एक अलग रोल है, ये प्लांट से मिलते हैं बेसिकली, और ये प्रतिरोधक क्षमता से लेकर, रेजिस्टेंस से लेकर के, आपका रीजनरेशन से लेके, आपकी इम्यूनिटी से लेकर के, और क्रॉनिक डिजीज से प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन से लेकर के सारे काम करते हैं। तो कहाँ है हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट? तो हमारे पास तो सारे ये नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि दैट इज लोडेड विद फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ऐसे रेयर से रेयर फाइटोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, जो कि आप प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी तरह तरह के फ्रूट्स और वेजीज को एक टोकरी बना करके, सारे 7 कलर उसके अंदर हो, और वो टोकरी भरी हो, 2 से 4 किलो की टोकरी, और उसमें सारे फ्रूट्स हैं दुनिया के, तब जा करके ये जो 32 से ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं ये अवेलेबल हो पाएंगे। ये कहाँ अवेलेबल है? CFB के एक टैबलेट में अवेलेबल है, तो विच इज रेडिली अवेलेबल एट द सेलुलर लेवल, जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर के अब्जॉर्ब होते हैं। हाइड्रेशन, स्पेशली ये कम्युनिकेशन डिवाइस है हमारा, हमारी बॉडी में सिग्नलिंग क्या चल रहा है किधर, ये सब हाइड्रेशन करता है। इसको इलेक्ट्रोलाइट जिनको बोलते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये हाइड्रेशन का पार्ट है। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम को सही रखता है, सिग्नलिंग को सही रखता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर से लेकर के, पीएच से लेकर के,
ऑर्गन की फंक्शनिंग की एफिशिएंसी से लेकर के, ये सब हाइड्रेशन का काम है। जिनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है वो समझ लीजिए कि सब कुछ होते हैं भी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं चल रहा है, स्टकअप है, तो सही चीज सही जगह पर सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही है, तो फायदा क्या है फिर। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो ये सब सेलुलर न्यूट्रिशन है जो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, खाते हैं, इसीलिए खाते हैं। हम तो खा रहे हैं, लेकिन ये नोइंगली अननोइंगली ऑलरेडी ये सेलुलर न्यूट्रिशन इस फॉर्म में, और हम लोग सो वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ सेलुलर न्यूट्रिशन अवेलेबल इन न्यूट्रलाइट। दैट इज द बेस्ट थिंग। माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे ही काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं ये एटीपी जनरेट करता है, बॉडी का पावर हाउस है। अगर ये खराब हो गया तो पूरी बॉडी खराब हो जाती है। तो एनर्जी फैक्ट्री है ये, और ये फैट बर्निंग से लेकर के मेंटल क्लैरिटी तक काम करता है। कोएंजाइम क्यूटेन इसमें बहुत इफेक्टिवली काम करता है। पुअर माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ जो है, इससे फटीग और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाते हैं जिनकी माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ बोलते हैं। तो ये सेल के अंदर भी घुस गए हम लोग और उस लेवल पे काम कर रहे हैं, और हमारे पास न्यूट्राइट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक के लिए सेलुलर न्यूट्रिशन अवेलेबल है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में सब जानते हैं, प्रोसेस फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्रॉनिक स्ट्रेस, स्लीप प्रॉपर तरीके से ना होना, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम अवेयर हैं इस बारे में। डेली लाइफस्टाइल यानी आपको एपिजेनेटिक्स सही रखने के लिए क्या क्या चीजें सही रखना है, डीएनए एक्सप्रेशन को सही भाषा में रखने के लिए क्या करना है, बैलेंस न्यूट्रिशन आपके डाइट में ये सब चीजें जो मैंने पीछे डिस्कस किया वो सब प्रचुर मात्रा में हो। क्वालिटी स्लीप, जितनी देर भी सोए क्वालिटी स्लीप में, डिस्ट्रैक्शन से हट करके आप एक अच्छी स्लीप लेने की तरफ जाना चाहिए। और इसमें बहुत चैलेंजेस हैं मुझे मालूम है लोगों को, लेकिन इसके तरीके हैं क्वालिटी स्लीप इंप्रूव करने के, यानी स्लीप की क्वालिटी बढ़ाने के। एक्सरसाइज हमारी चॉइस है, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी चॉइस है, हम कर सकते हैं। हाइड्रेशन हमारी चॉइस है, हम कर सकते हैं। गट हेल्थ अच्छा रखना, तीन चीजों को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहली चीज है आपका गट, इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर गट क्लीन नहीं है, गट प्रदूषित है, तो खून प्रदूषित होगा, यानी ब्लड क्लीन करना मुश्किल होगा। और पॉल्यूटेड ब्लड का मतलब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड है, उसके अलावा ब्लड के अंदर यूरिक एसिड भी वहीं घूम रहा है, कई सारी चीजें ब्लड में घूमती हैं जो टॉक्सिन्स है। मतलब वो आपके जो नल का जो 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 ये नल से जो पानी आ रहा है उसके अंदर इतने सारे इम्प्योरिटीज भर गई हैं। वो इम्प्योरिटीज आई कहाँ से? सोर्स से आई, और फिर ऐड होती चली गई। सोर्स क्या है? आपका गट। तो जब गट क्लीन होगा तो खून क्लीन होगा, आपका ब्लड क्लीन होगा, और जब ब्लड क्लीन होगा तो आपकी मसल्स भी क्लीन होंगी, यानी टिश्यूज क्लीन होंगे, वहां ट्यूमर्स नहीं आएंगे, वहां इन्फ्लेमेशन नहीं आएंगे, क्योंकि ब्लड ही तो लेके जाकर जीवन देता है, वहां ऑक्सीजन लेके जाता है, पोषण लेके जाता है। और उस जिस मसल्स में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है उस मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। पेन एक अच्छा सिम्टम है, यानी या तो ब्लड का कंजेशन हो रहा है, या ब्लड प्रॉपर तरीके से वहां पर नहीं पहुंच रहा है, या उस जगह पर काफी इम्पेरिटीज हो गई हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, तो आपका वो मसल क्रैम्प जैसे हम बोलते हैं या कई सारी चीजें बोलते हैं, वो सब चीजें एक्स एंड पेन से है, बेसिकली ये दिखाता है कि वहां पे सप्लाई सिस्टम में, सर्कुलेटिंग सिस्टम में, सिग्नलिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है। बॉडी उसको डिटेक्ट कर रही है और आपको बता रही है कि भैया इसका कुछ कर लो। और तब हम सिग्नल मिलता है और हम जाते हैं मेडिकल सेंटर कि भाई यहाँ पे पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब को दिखाएं, चलिए डॉक्टर साहब उसको देखेंगे, उसको उसके लिए दवाइयां देंगे। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन सिग्नलिंग तो वहीं से हो रही है। तो क्लीन गट, क्लीन ब्लड, क्लीन मसल्स एंड क्लीन बोन, ये चार चीजों की क्लैरिटी आती है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि इस पे भी हम बात कर लें। हम सब लोग ऑलरेडी एक रिवोल्यूशन का पार्ट हैं, वेलनेस रिवोल्यूशन। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज द मेजर टास्क इन करंट एरा। आपके चारों तरफ लोग हैं, जैसे अभी कर्नाटक जी बात कर रहे थे कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना एक सदकार्य है, सदविचार है, इसको फैलाना बहुत जरूरी है। और इसी प्रोसेस में जो आप कमाते हैं उसको बोलते हैं शुभ लाभ। यानी आप एक ऐसे इंडस्ट्री के अंदर हैं जो खुशियां बांट रही है,
लोगों को दुखी करके पैसे नहीं कमा रहे हैं। सिकनेस इंडस्ट्री में लोग दुखी दुखी होते हैं और रेवेन्यू जाता है जहां भी जाता है। बट वेलनेस इंडस्ट्री में लोग सुखी होते हैं, और आप उस सुख से, लोगों के सुख से जब आप पैसा कमाते हैं, तो यही पैसा आपको फलता है और यही आपको आगे सत्कार्य की तरफ लेके जाता है। इसलिए इसको शुभ लाभ बोलते हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में है, वेलनेस कोचिंग में है हम लोग हैं, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और कॉर्पोरेट वेलनेस का मतलब ये है कि बड़े स्केल पे इसको, इस काम को आगे बढ़ाना, इसमें हम लोग हैं। हेल्दी सेल क्रिएट हेल्दी बॉडी। Epigenetics empowers us to influence health through daily choices. Epigenetics is all about, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ एंड इसके तुरंत बाद हम क्वेश्चन सेशंस पे जाएंगे। ओके, फैंटास्टिक। हमारे पास कुछ ही मिनट बाकी हैं। तो आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दैट इट्स ऑल अबाउट आवर चॉइस। एक्सरसाइज आपकी चॉइस है। आप अपने लिए 1 घंटा, एक्सक्लूडिंग द फैमिली, एवरीबडी, यू आर जस्ट, आप ये मान के चलिए कि आप इस दुनिया में अकेले सोल हैं, बाकी कोई नहीं है। ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, ना जॉब है, ना कुछ है। 1 घंटा केवल आपका। अगर आप उसको ठीक से निभा गए तो सारे आपके, फिर फैमिली भी आपके, परिवार भी, बच्चे, सब कुछ, जॉब वो सब बढ़िया है। लेकिन अगर बीमार हो गए तो ये सब हट जाते हैं। ये आज की सच्चाई है। आप अपने हाथ पैर से जब तक आप स्वस्थ हैं चलते रहेंगे, तब तक दुनिया आपके साथ है। जिस दिन ये गया, उस दिन से एक एक करके सब कटने शुरू होंगे, और जो नहीं कटे समझ लीजिए वो मजबूरी में आपके साथ है। ये सच्चाई है ना। और फिर जब क्रॉनिक इलनेस हो जाती है, तो जो जो बिल्कुल क्लोज भी होते हैं वो भी कहते हैं भगवान कब उठाएंगे इन्हें, मुक्ति मिल जाए। लोग भी आते हैं, यार बहुत सफर कर लिया, इनको जाने दो अब। तो जाने उनको नहीं दो, हमारी परेशानी भी तो खत्म होगी जब ये जाएंगे तो, क्योंकि तो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। तो ये सच्चाई को जिस दिन रोज रियलाइज करेंगे आप, तो आपको बिस्तर से उठ करके एक्सरसाइज करने में कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि हमारा दिमाग ना हमको समझाता है बिस्तर अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है वो। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लें कि भैया अगर कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये सब मैं देख रहा हूँ जो मेरी सेवा में लगे हैं, या आसपास जितने भी लोग हैं जो मुझे अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा, आई लव यू, आई केयर यू, ये सब शब्द जो है हट जाएंगे और आप दूसरे डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। तो ये ट्रुथ है। जितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं हेल्थ के ऊपर, दैट शुड बी द योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू इन्वेस्ट। मैं ये लोगों से बोलता हूँ कि यार महंगा फोन मत लो, महंगे चीजें, कपड़े मत दो, लेकिन शरीर को अच्छे से केयर करने के लिए जो भी बन पड़ता है, चाहे वो किसी भी कॉस्ट पे आ रहा है, यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि दैट इज द रियल वेल्थ। तो दैट इज हाउ इट इज। और बाकी हम सब कर रहे हैं एपिजेनेटिक्स के, पॉजिटिव, थैंक्स गिविंग, एवरीथिंग वी आर डूइंग। सो आई थिंक थैंक यू सो मच सुरेश जी। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर। आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग हमारे सर के लिए जबरदस्त डिजिटल क्लैपिंग करें। जितना महत्वपूर्ण टॉपिक, उतने ही महत्वपूर्ण हमारे इसको बताने वाले सर थे, व्यक्ति थे, जिन्होंने बिल्कुल टॉपिक के साथ न्याय किया। जो टॉपिक था वो तो बहुत ही वास्ट है, उसको इस आधे घंटे में समझाना मुश्किल है, लेकिन सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से उसको समराइज किया। अगर हम इसमें कुछ चीजों की बात करें, जैसे सर ने बताया इपिजेनेटिक्स, तो अपने आप में बहुत ही बड़ा शब्द है, विशाल शब्द है। न्यूट्रीजेनेटिक्स, रिवर्स एजिंग, एक तो हमारा क्लॉक होता है जो समय बताता है, एक सर ने बताया जो बॉडी का समय बताता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। स्ट्रक्चरल एंड फाउंडेशनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं सेल। तो अगर हम एवरेज सेल की बात करें हमारी बॉडीज में, तो 40 से 50 लाख के बीच में होती हैं। और सर ने बताया कि इसके अंदर जो है सेल के कंपोनेंट होते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द बॉडी, माइट्रोकांड्रिया के बारे में सर ने बताया, किस प्रकार से हम माइट्रोकांड्रियल हेल्थ को बेटर करके अपने सेल को बेटर कर सकते हैं। और सेल में एक जबरदस्त जो खासियत होती है अपने आप को रीजनेट करने की, और सुरेश उस जी, रीजनेट। इफ देर इज एनी क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आई थिंक हम क्वेश्चंस भी ले सकते हैं।
तो यस सर। यस तो जी। जितनी भी सर ने बातें बताई, पहले तो आपके सबके समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ गई होंगी। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए, तो आपको मैं अनम्यूट करूंगा और अपनी बात आप सर से रख सकते हैं। हाँ सर जी हेलो। हाँ हेलो। बोले सर, बोले। हाँ बोले। हाँ मैं यही कह रहा था कि जो सर से मैं ये जानना चाहूंगा कि जो फैट्स बता रहे थे ना कि कोलेस्ट्रॉल के रूप में जो डिपॉजिट होती है वो कैसे ब्रेक होती है, क्या करने पर ब्रेक होकर के वो खत्म होती है, ये मैं जानना चाहूँ। देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका डॉक्टर एमपी सिंह। बेसिकली इसका जो हम इसके सोर्स पे जाते हैं, हम जिस तरह का फूड हम लेते हैं, क्योंकि बॉडी मेटाबॉलाइज करती है और फिर उसको मेटाबॉलाइज करके फिर वो देता है आपका लिवर। तो हमारे खान पान में अगर हम इनिशियल हमारे सोर्स में ही कुछ चेंज करेंगे, स्पेशली अगर हम इसेंशियल फैटी एसिड, इस तरह के जो ओमेगा 3 टाइप ऑफ फैट का प्रॉपर कंज्यूम, 1:5 रेशियो जनरली ये डब्ल्यू एच ओ कहता है कि आपके फूड में फैट का जो रेशियो है वो 1:5 के आसपास होना चाहिए। यानी 1 पार्ट ओमेगा 3 और 5 पार्ट ये ओमेगा 6 एंड अदर फैट्स जिसको बोलते हैं। लेकिन कॉमन लाइफ में ये 1:5 का, ये 1:200 के रेशियो, 1:200, 1:300, ये कॉमनली है। आप घरों में देख लीजिए जो भी फैट यूज कर रहे हैं, तो ये रेशियो है। ओमेगा 3 बहुत कम पार्ट में होता है और ओमेगा 6 और इसके जो अदर फैट कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक तो हमें अपना फूड में जो फैट का जो रेशियोज है, फैट का जो कंज्यूमेशन है, उस पर ध्यान देना होगा, एक। दूसरा, हमको बॉडी बेसिकली फैट जो मेटाबॉलाइज होती है, ये प्रोसेस को समझना होता है। तो इसमें मेटाबॉलिक लेवल पर कैसे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस चीज को समझना होगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि बॉडी को, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी अंदर से इस प्रोसेस में चली जाती है, फैट बर्निंग जिसको बोलते हैं। बॉडी फैट बर्निंग प्रोसेस में जाती है, आपका एएमपीके जिसको बोलते हैं, ये ऑन हो जाता है, ये स्विच ऑन होता है और वो कहता है कि भाई बॉडी के अंदर फूड से एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो हमको जो स्टोर्ड फैट है और जो रेजिडुअल फैट है, उस फैट को तोड़ करके बॉडी एनर्जी आपके लिए उपलब्ध कराती है। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो न्यूट्रिशन प्लस हमारा एक्सरसाइज का पैटर्न और प्लस हमारा जो लाइफस्टाइल है, इसमें हम काम करते हैं। अगर ऑलरेडी है तो और बहुत ज्यादा है तो फिर तो हमें मेडिकल सेंटर जाना ही होगा। लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव केयर में हैं, जैसे एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं बहुत केयरफुली अपने फैट को चूज करता हूँ। और अपने हमारे डाइट, जो भी हमारे घर में जो भी बनता है, तो हमने उन चीज़ों को, जैसे हम रिफाइंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं पिछले कई सालों से। हम ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं या सरसों का तेल यूज़ करते हैं या देसी घी, अपना जो घी है उसको यूज़ करते हैं। हम खाते हैं, मैं काफ़ी फैट लेता हूँ, वैसे एथलीट हूँ तो ज़्यादा ही लेता हूँ मैं, लेकिन नॉर्मली हमारे घर में। तो हमारी चॉइस क्या है फैट को लेने की, क्योंकि सोर्स तो वही है। उसके बाद जो दूसरी चीज हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज पैटर्न में जा सकते हैं। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि अगर इन और बेटर करना है तो हम सेलुलर न्यूट्रिशन पे जरूर जाएंगे। जैसे कि ओमेगा 3, तो जब भी जहां भी ये चैलेंज आता है तो हम उनको देते हैं। अगर बहुत ज्यादा है तो मिल्क थिसिल हम जरूर हम देते हैं। ये मेरा पर्सनल सजेशन रहता है, क्योंकि वो बहुत बॉडी को उस डायरेक्शन में लेके जाता है कि जिसमें जो आपका लिवर फंक्शनिंग है वो बढ़ जाती है। और लिवर ही से ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं ब्लड में। ब्लड के अंदर फैट ट्रेवल कर रहा है, लिपिड ट्रेवल कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड ट्रेवल कर रहा है। कहाँ से रिसोर्स होता है? लिवर से। तो उस पॉइंट पे अगर हम काम करते हैं तो हमारा ये ब्लड प्यूरिफिकेशन, यानी इन सब चीजों को कटनी छटनी शुरू हो जाती है और आपका ब्लड प्यूरिफाई होने की डायरेक्शन में जाता है। ब्लड प्यूरिफाई मतलब लेस फैट इन ब्लड, लेस लिपिड्स इन ब्लड, लेस ट्राइग्लिसराइड इन ब्लड, लेस इम्प्योरिटीज एंड टॉक्सिन्स इन ब्लड। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम करते हैं। अगर बहुत ज्यादा है तो देन तो फिर हमको मेडिकल सेंटर ही जाना होता है। यस। नहीं, हम मैं ये जानना चाहता था कि क्या आप में कोई ऐसे एडवाइस है जो डिपॉजिट फैट को ब्रेक कर करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे? ये चीज तो ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते तो डिपोजिशन नहीं होगा। हाँ ओमेगा फैटी एसिड जो की बात कर रहे हैं हाँ उसका
क्या वो उसको तोड़ता है जो डिपॉजिट हो गया है कोलेस्ट्रॉल, और उसको ब्रेक कर सकता है, करता है, ये मैं जानना चाहूँ। नहीं, ओमेगा 3 इज बेसिकली अ एसेंशियल फैटी एसिड जो आपके सेलुलर न्यूट्रिशन का पार्ट है। तो ये जो डिपॉजिट है हाँ उसको तो ब्रेक नहीं करेगा, उसको ब्रेक नहीं हाँ करेगा। उसको ब्रेक करने का तो अगर बहुत ज्यादा है तो देन हमको मेडिकल सेंटर ही जाना होता है। फिर न्यूट्रिशन, हम लोग वेलनेस में है ना, प्रिवेंटिव वेलनेस में, तो न्यूट्रिशन का रोल है कि अभी भी आप अपने वेलनेस पैरामीटर्स को ठीक कर सकते हैं थ्रू न्यूट्रिशन। और अगर ज्यादा है तो देन तो फिर हमारा एक बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या है, तो फिर तो आपको मेडिकल सेंटर जा करके डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी चाहिए। जी। थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन, दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। नेक्स्ट हैंडरेज है पंकज नौटियाल सर का। सर सर गुड मैं मॉर्निंग। आपको unmute- सर गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एपिजेनेटिक्स पे सर आप कोई बुक जरूर रिकमेंड कीजिए, और आपके पास अगर कोई पीडीएफ में अवेलेबल है तो जरूर प्रोवाइड कराइएगा सर। थैंक यू। हाँ श्योर पंकज, एक्चुअली इनफैक्ट मैं अभी इस प्लेटफॉर्म में अपने अपलाइन डायमंड के कंसल्ट से उनसे कंसल्ट करके आई वाज अबाउट टू स्टार्ट regulated autophagy program which will be happening in 3 phases. First phase will be foundation, second phase will be maintenance, and third phase जो है वो highest level पे होगा, क्योंकि ये बहुत ही regulated और critical phenomena है जिसको regulated form में करना जरूरी है। एंड उसमें आपको बेसिकली जो बाकी के फैक्टर्स हैं, जैसे एक्सरसाइज है, पॉजिटिव थिंकिंग है, स्लीप है, ये तो हमारी चॉइस होती है कि हम दिन भर कितना पानी पिएंगे, हम कितना एक्सरसाइज करेंगे या कितना नींद लेंगे, ये सब हमारी चॉइस है। लेकिन सेलुलर लेवल पे एपिजेनेटिक्स को रेगुलेट करने के लिए जो बेस्ट तरीका, जो भी मैंने रिसर्च किया है, दैट इज ऑटोफैगी। सेलुलर लेवल पे एपिजेनेटिक्स को रेगुलेट करने का बेस्ट तरीका ऑटोफैगी है। बट ऑटोफैगी एक दुधारी तलवार है, कहते हैं ना कि इसको अगर सही ढंग से नहीं चलाया तो खुद को भी काट सकता है। तो ये रोगों से मुक्ति तो दिलाता है, लेकिन ये क्रॉनिक डिजीज भी पैदा कर सकता है अगर रेगुलेटेड फॉर्म में नहीं किया। अगर आपका स्विच, कौन सा स्विच अगर आपने ज्यादा ऑन कर दिया तो फिर वो गलत डायरेक्शन में भी चले जाता है। तो रेगुलेटेड तो मैं बात करूंगा सर से। तो वी विल स्टार्ट अ प्रोग्राम स्पेशली 3 फेज 21 days सर ऑटोफैगी। कोई बुक भी रिकमेंड कीजिएगा। हाँ डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं नोट में डाल दूंगा द बुक्स वी आर रीडिंग, और कौन सी किताबें इस पे आपको पढ़नी चाहिए वो मैं जरूर डालूंगा। थैंक यू। नीता सहगल मैम प्लीज। हाँ, नमस्ते सर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक चीज जानना चाह रही थी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में मैं हमेशा वो लेती हूँ, मल्टीविटामिन प्रोटीन सैल्मन ले रही हूँ, लेकिन जैसे लगा कि अभी सीएफवी ज्यादा बेनिफिशियल होगा न्यूट्रीलाइट डेली। देखिए मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए विटामिन्स, मिनरल्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, एसेंशियल फैटी एसिड, प्रोटीन, ये सब एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके। ये वैल्यू एडिशन है। आप प्रोटीन को ओमेगा से रिप्लेस नहीं कर सकते, आप विटामिन मिनरल्स को प्रोटीन से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन एक अलग न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल फैटी एसिड एक अलग तरह का न्यूट्रिएंट है, विटामिन मिनरल्स अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं, फाइटो फैक्टर्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स एक अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं, कोएंजाइम क्यूटेन एक अलग है। तो ये सब अपने में अलग अलग विशेष महत्व रखते हैं। तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे, रादर व्हाट आई डू जनरली के डेली के साथ सीएफबी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन में जाता है। मतलब अगर हम डेली ले रहे हैं और साथ में एक सीएफबी ले लेते हैं तो ये एक बेस्ट, जिसको बोलते हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट प्लान है। हम नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, बॉडी अपना काम चला लेती है, लेकिन अगर हम ले रहे हैं तो दैट इज अ एपिजेनेटिक्स का एक, समझ लीजिए कि आपने एक नया चैप्टर ओपन किया है, तो इट विल ऐड वैल्यू, it will add value. Absence will definitely impact in later phase, but अगर ऐड कर लेंगे तो बेहतर है। तो हम जनरली लोग बोलते हैं कितनी गोलियां खाएं, इस तरह की बातचीत भी करते हैं। तो पहली बात तो गोलियों की मानसिकता से बाहर निकलना है, क्योंकि ये गोलियां नहीं है, न्यूट्रिशन है।
इसको उसमें नहीं ऐड करना है। इट्स न्यूट्रिशन। जब मैं अपनी थाली में रखता हूँ खाना खाते हुए, तो मैं मेंटली अपने आप को इस चीज पे ले जाता हूँ कि ये मेरी प्लेट का वो हिस्सा है जो मेरे इस वर्तमान फूड में पर्याप्त नहीं था, तो मैंने इसको ऐड करने के लिए ये सब्जी अलग से खा ली। अब फाइटोन्यूट्रिएंट क्या है कि 32 टाइप और डिफरेंट रेयर फाइटोन्यूट्रिएंट्स आर देयर, और वो जरूरी है और बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो बस मैंने अपनी थाली में वो ऐड कर लिया। अब किसी दिन नहीं है तो नहीं है, माना किसी दिन हम सब्जी नहीं खाते तो क्या हम को कुछ प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई बात नहीं, शाम को खा लेंगे, अगले दिन खा लेंगे, या दही नहीं खाए किसी दिन तो नेक्स्ट डे खा लेंगे। तो ये फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कंट्रोल्ड रेगुलेटेड या बिल्कुल कोई कानून बनाना है। बट यस, आपको जब भी मौका मिले कुछ चीजें ऐड करते चले जाओ। जब भी मौका मिले, आपको नहीं भी हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम उन लोगों से तो बेहतर हैं जो इस चीज को समझ रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। ये है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पुष्पा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन रखिए। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि हमारे रिलेशन में एक बच्चा है। वो पहले उसकी माँ को थायराइड हुआ था, और अब बच्चा थोड़ा सा उसमें एबनॉर्मल पैदा हुआ था। अब 5 साल का वो बच्चा हो गया है, तो वो चल नहीं पाता है, और पीछे जो कमर से नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल उसका लगता नहीं है अच्छे से। वैसे मैंने उनको सर चोको ड्रिंक और कैल्शियम न्यूट्रीलाइट कैल्शियम किट्स उनको दी है, और उनका सुझाव है कि और इससे क्या बेहतर हो सकता है, जैसे बच्चा चल पाए या बोल पाए अच्छे से। और देखिए, मैं सबके बेनिफिट के लिए एक चीज जरूर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा या बोलूंगा कि हम लोग वेलनेस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हैं, वेलनेस के फील्ड में हैं। तो प्राइमरीली तो हम केवल उस चीज पे बात कर रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को जो है उसको और बेहतर कैसे करें, और अपने खान पान को और इनरिच कैसे करें, कैसे अपने अपने फूड हैबिट्स को अच्छा करें। तो हमें वेलनेस के अंदर ही काम करना है। अब कई बार क्या होता है कि हम चैलेंजेस को ज्यादा देखते हैं कि किसको क्या चैलेंज है। तो देखिए, कुछ चैलेंज ऐसे हैं जो वेलनेस पैरामीटर्स से आगे हैं। हमको कई सारी चीजों के लिए हमें डॉक्टर्स को, मेडिकल सेंटर्स को जरूर विजिट करना चाहिए। अगर वो उस लेवल पर है, अब जैसे कि बच्चे का ही प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली दे शुड गो एंड विजिट टू द स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स इस बारे में होते हैं, उनको जरूर विजिट करें, उनसे बात करें और उनसे समझें कि ये बच्चा इस तरह से ऐसे हुआ था और इसका क्या क्या हम कोर्स ले सकते हैं। हाँ, जहां तक जी बात सर। है न्यूट्रिशन की, तो हर बच्चे को, केवल इसी बच्चे को नहीं, हर बच्चे को आज की डेट में चैलेंज है न्यूट्रिशन का, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वही तो मार्केट में जो मिल रहा है वही तो ला रहे हैं। और बच्चों का चॉइस थोड़ा अलग होता है, बच्चे टेस्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं, बच्चे कम खाते हैं, अच्छी चीजों को नहीं खाते। तो ये आज की डेट में हर बच्चे का राइट बनता है कि उसको सही पोषण मिले, और हर पेरेंट का एक मोटिवेशन होना चाहिए कि अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट दे। तो डेफिनेटली हमारी जो किड्स रेंज है उसके अंदर बच्चों का पर्याप्त पोषण मौजूद है, और जो कि 100% वही चीजें न्यूट्राइट के पैरामीटर्स पे जो चीजें हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर प्रैक्टिस से ही आती हैं, उसी सोर्स से आते हैं। तो हम किड्स के जो रेंज है, जैसे किड्स कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, किड्स जो चॉकलेट ड्रिंक है वो हम रेगुलरली यूज करते हैं। किड्स के लिए विटामिन सी आता है, किड्स का CFB, इवन किड्स का कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, बच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो देखिए मैम, इस बच्चे को आप जो बेसिक किड्स न्यूट्रिशन है वो जरूर दीजिए। ओके, आफ्टर ऑल वो आपके ओवरऑल स्वास्थ्य को हेल्प करेगा। कौन सी चीज किस चीज से अच्छा हो जाएगा, ये शरीर जो है ना, 90% तो एब्स्ट्रैक्ट है, नोबडी नोज अबाउट इट। 10% जो ज्ञान है उससे सारा कुछ चल रहा है, पर 90% तो शरीर एब्स्ट्रैक्ट है, नोबडी रियली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। डॉक्टर्स को जरूर विजिट करें और बाकी अपना न्यूट्रिशन देते रहें, एंड होप फॉर गुड कि अच्छा असर करेगा। कई बच्चों में बहुत अच्छा असर कर रहा है और बच्चों को हेल्प मिल रही है। सर, विटामिन सी भी दे सकते हैं फिर? बिल्कुल दे सकते हैं। ये सब चीज तो बच्चों के आज की डाइट में है कहाँ, क्या खिला रहे हैं जी हम जी और क्या जी। अवेलेबल है, वो और उससे बुरी सर बुरी ट्रिक चीजें में हम तो बच्चे खा रहे हैं।
तो ये तो सब कुछ अच्छा है। विटामिन सी भी है, कैल्शियम मैग्नीशियम है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, बच्चों की हड्डियों के विकास जरूरी है, एक एज होती है ग्रोइंग एज, हॉर्मोन्स का चेंज आता है बच्चे के अंदर, तो ये सब न्यूट्रिशन ही तो ट्रिगर करता है सारी चीजों को। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। आई थिंक कैलाश गोस्वामी सर, समय काफी हो रहा है कर्नाटक जी, कैलाश तो गोस्वामी जी। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम प्रॉपर मात्रा में सर प्रोटीन भी ले रहे हैं और फैट में हम ओमेगा 3 ले रहे हैं और ओमेगा से बाहर का फैट बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या हमारे शरीर में जो बाहर का फैट हम नहीं ले रहे हैं उससे कोई बैड इफेक्ट पड़ सकता है सर? फैट की नहीं कोई नहीं कमी हो सकती? जी सर। नहीं नहीं नहीं, फैट की अगर आप ओमेगा 3 और ये सब चीज ले रहे हैं, फैट की सच कोई कमी नहीं होती है। वो अच्छा। फैट केवल वहीं से नहीं आता, फैट कई सारी चीजों में है जो आप नहीं भी जानते, वहां भी फैट है। हम बहुत सारे चीजों को इतना डीपली नहीं अंडरस्टैंड करते, आप कुछ भी ले रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं फैट कॉन्सेंट्रेट तो होता ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी कोई कमी नहीं है। आप जो मेरा देसी तौर पे मेरा मानना यह है कि हम जो घर का जो हम घी खाते थे या हम सरसों का तेल, दैट इज अनफ, दैट इज अनफ। बाकी तो सब भारतीय परिवेश में बाकी जितना भी जो ये ऑयल के बारे में मैंने पूरी एक किताब पढ़ी कुछ साल पहले। भारतीय परिवेश में देखिए, सरसों था नॉर्थ में, पीनट था इस साइड में, राजस्थान साइड में, साउथ में कोकोनट था, है ना। इस तरह के ऑयल हमारे क्षेत्र के हिसाब से, उसकी जलवायु के हिसाब से, उनके रहन सहन खान पान के हिसाब से वो ऑयल वहां के लिए था। ये तो बाद की बात है, जब रिफाइंड आया तो उसने सारे सारे चीजों को वाइप अप करके कुछ और ही चीजें डाल दी, और उसके बाद ही ये सारी चीजें प्रॉब्लम हुई, और उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी सारे मार्केट में फैलाया कि जो है प्यूफा म्यूफा ये वो सैचुरेटेड और सब सारी चीजें। जो हमारे नेचुरल ऑयल्स हैं, इन ऑयल्स में कहीं भी कोई खराबी नहीं है। न सरसों का तेल इस लेवल पे, हाँ इम्प्योरिटीज की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कैसे बन रहा है, तो वहां पे चैलेंज हो सकता है। अदरवाइज सरसों का तेल हो गया, देसी घी हो गया, मूंगफली आप रॉ फॉर्म में मैं तो बहुत खाता हूँ, उसका हो गया, प्लस कोकोनट हो गया, ये सब बहुत अपना क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, भारतीय परिवेश के हिसाब से परफेक्ट है और इनसे कोई चैलेंज नहीं था। तो ऐसा कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। बॉडी में जितना पर्याप्त जाना चाहिए वो चले जाता है, बाकी का बॉडी उसको अलग फॉर्म में लेकर के आपके लिए विकार पैदा करती है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा सर एक और, हम साबुत अगर हम पीनट्स वगैरह भी लेते हैं तो उसके ज्यादा ठीक रहेगा सर? बिल्कुल ले सकते हैं। काश में अगर आपको दिखाता, मेरा तो अभी अभी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होगा 10 बजे से। तो मेरा स्प्राउट का एक बाउल बनता है जिसमें 10 चीजें होती हैं। उसमें दालें होती हैं, मूंग होता है, चना होता है, पीनट होते हैं, उसमें नट्स एंड सीड्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा हनी होता है, प्लस उसमें कुछ कट वेजिटेबल्स होते हैं, और वो सब बना करके, और फिर वो मेरा पूरा दिन भर, अगर मैं एक रोटी भी नहीं खाऊं तो काम चल जाता है, जबकि अभी जा करके 2,500 से 3,000 कैलोरी बर्न आउट करनी है। तो सीड्स, नट्स, पीनट, ये जो मोटी दालें होती हैं, मोटी अनाज होते हैं, इसी पे सब जोर चल रहा है अभी आज की डेट में बात कर रहे हैं। एंड दे आर द सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिशन। और जो बाकी का जैसे बच जाता है, जैसे प्रोटीन हम पूरा नहीं कर सकते, तो वो हम ऑल प्लांट प्रोटीन लेते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उसके सोर्स बहुत कम है, तो हमें नेचुरली सप्लीमेंटेशन करना होता है। वाइटामिन पूरे तो वो भी सप्लीमेंटेशन करना होता है, तो जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां पे सप्लीमेंटेशन करते हैं, बाकी तो फूड ही है जो आपको खाना है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। यस, सर एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, सत्येंद्र गंगवार सर का। सर नमस्कार जल्दी से सभी आप को बता सर। दीजिए। जी जी। जल्दी में बताऊंगा। नमस्कार सर, टाइम तो ओवर हो रहा है। मेरा सर 15 महीने का एक बेटा है, तो उसको अभी ब्लड टेस्ट हुआ तो हीमोग्लोबिन 9 आया है। और यूरिन टेस्ट जब डॉक्टर साहब ने कराया तो उसको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सर क्या दिया जाए अभी? और एक बेटा 5 साल से छोटा है, वो अगर आल प्लांट प्रोटीन पी रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है?
किड्स ड्रिंक तो वो बचपन से ही ले रहा है, 5 साल का हुआ भी नहीं है अभी। देखो, मैं एक चीज बताऊंगा आपको। हमेशा ये मतलब मैं ये प्रिंसिपल 27 साल से फॉलो करता हूँ कि शरीर कब किस चीज को रिएक्ट कर जाए, कब किस चीज पे सही ढंग से काम कर जाए, नोबडी नोज अबाउट इट। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम जब साइंटिफिक उस पे जाते हैं कि भाई जैसे हम न्यूट्राइट में हम बात करते हैं और प्लांट प्रोटीन की, तो वो साइंटिफिक पैरामीटर्स में ये बताया गया है कि वो उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बहुत हाई है कंपेयर टू ऑल अदर अवेलेबल सोर्सेस। तो काम करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स क्या परिचित हैं, कुछ ग्रुप में भी हैं, स्पेशली किडनी से रिलेटेड भी हैं यहाँ पर, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो वो अक्सर वो ढूंढा करते थे कि हमें अपने पेशेंट को इस तरह का प्रोटीन देना है, तो वो ऑल प्लांट प्रोटीन ऑप्ट करते थे। अब ये इसलिए ऑप्ट करते थे कि वो प्रोटीन जो है बेस्ट तरीके से उनकी बॉडी में काम करता है, जहाँ पे कुछ काम नहीं करता। तो आप दे सकते हो। मेरा कहना ये, अगर आपकी जगह में होता तो मैं ट्राई जरूर करता प्रोटीन, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये बेस्ट है, क्योंकि फूड सोर्सेज में हम उतना क्लीन, उतना क्लियर और उतना साफ तरह का प्रोटीन के सोर्सेज हमारे पास नहीं है। जाओगे और प्रोटीन मस्ट है, तो हमारे पास सोर्सेज जो है, दालें खिला लो, नॉन वेज में चिकन खिला लो, फिश खिला लो। और क्या सोर्सेज है हमारे पास? और तो कोई सोर्सेज है नहीं ऐसा। या दूध के आइटम खिला लो। लेकिन इन सब में आप देखेंगे कि ये सब क्लीन थोड़ी नहीं है। ये तो बॉडी किसी को नहीं मेटाबोलाइज होता, किसी को नहीं मेटाबॉलिक उसका सपोर्ट मिलता है, ये इवन मिल्क प्रोडक्ट में, तो उनको छोड़ने पड़ते हैं। या कई लोगों को जो है नॉनवेज प्रॉपर तरीके से नहीं डाइजेस्ट होता, वो है होता भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो फिर प्रोटीन कहाँ से लाएंगे? और प्रोटीन नहीं है तो फिर सारे फंक्शंस रुक जाते हैं। अगर प्रोटीन नहीं है तो आपको क्या लगता है, सारे 90% फंक्शन तो प्रोटीन ही रेगुलेट, सब रुक जाता है, सब कुछ, एवरीथिंग गेट्स स्टॉप, बॉडी गोज इन टोटली इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये इतना सोफिस्टिकेटेड मैटर होता है प्रोटीन का। लेकिन फिर भी मैं उस पर जाता हूँ कि चूंकि हमारे पास जो बेस्ट नोन सोर्सेस है, वी हैव ऑल प्लांट प्रोटीन, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द बेस्ट। जहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत आती है वहां पे हम वे प्रोटीन देते हैं। मुझे अगर किसी को लगता है कि उनको कैसिन प्रोटीन डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं उनको वे प्रोटीन सजेस्ट करता हूँ और उनको 100% सूट करता है। ये है। हमारे यहाँ भी मेरा बेटा है, वो तब से ले रहा है किड्स ड्रिंक, वो तब से ले रहा है जब से हालांकि इसमें स्टैच्यूटरी गाइडलाइंस होती है कि आप इस एज से देंगे, बट वी आर गिविंग हिम, आई थिंक वो लास्ट जब वो 1 साल का था तब से दे रहे हैं। और फिर जो प्रोटीन है, या भी क्योंकि वो अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहा था, प्रोटीन हम उसको मिक्स करके वही प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन दे देते हैं। तो आपको समझना है कि आप एटलीस्ट आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। So I think one should have a mental clarity and understanding. So thank you so much, and back to host. I think we can close now. Please.